अध्याय 971 उत्परिवर्ती सेबरटूथ मधुमक्खी। तो यह एक साधारण प्राणी है। हान सेन और भी ज्यादा भौंचक्का हो गया। उसके आसपास के सभी लाल आंखों वाले खरगोश साधारण थे, यानी उनका मालिक कोई आदिम नहीं हो सकता था। लेकिन हान सेन ने जिस चोर लाल आंखों वाले खरगोश का पहली बार सामना किया था, उसने उसके साथ जीन लॉक खोल दिए थे। साधारण जीव अब हान सेन के लिए बेकार थे, इसलिए उसने घाटी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और बस यात्रा करता रहा। कभी कभी वह अन्य प्राणियों से टकरा जाता था, लेकिन वे ऐसे नहीं थे जिनका शिकार करना उसके लिए आवश्यक था। 50 मील और चलने के बाद उसे खरगोश दिखाई नहीं दिए। फिर भी वह पहला लाल आंखों वाला खरगोश उसे परेशान करता रहा। घाटी से बाहर निकलकर वह एक पहाड़ की ढलान पर चढ़ने लगा। वहां हान सेन को एक उत्परिवर्ती प्राणी दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सकता था। चट्टान की एक दीवार पर एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था। छत्ते में रहने वाले लोग सामान्य मधुमक्खियों से बड़े थे, लगभग कबूतरों के आकार के। हान सेन को इस जीव के अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता था और वह जानता था कि इसे सेबरटूथ मधुमक्खी कहते हैं। ये जहरीले तो होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये आदिम वर्ग के ही होते हैं। हालांकि कभी कभी उत्परिवर्ती भी पाए जाते थे, और जाहिर है यही हान सेन का निशाना था। उनके रूप और कमजोरी ने उन्हें उनके शिकार के लिए एक आदर्श निशाना बना दिया। हान सेन अपने साथ उस लाल आंख वाले खरगोश की लाश लाया था जिसे उसने मारा था। उसने उसे घास पर लिटा दिया, उस पर सफ़ेद भालू का थोड़ा सा खून छिड़का और उसे वहीं छोड़ दिया और खुद छिपने चला गया। मधुमक्खियों को जल्द ही उस तरल पदार्थ का एहसास हो गया। जवाब में कीड़ों के झुंड जल्दी जल्दी छत्ते से बाहर निकल आए और वे सभी उस गंध के स्रोत की तलाश में थे जिसने उनका ध्यान खींचा था। उनकी संख्या कम से कम 300 रही होगी। हान सेन ने अपना धनुष खींचा, तीर चढ़ाया, डोरी खींची और किसी भी उत्परिवर्ती प्राणी पर तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। वे तेज तर्रार छोटे छोटे जीव थे और उनकी नज़र भी अच्छी थी। इतनी दूर से उन पर वार करना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर उन्हें अपनी ओर आते किसी तीर का आभास हो तो उन्हें उससे बचने में कोई परेशानी नहीं होगी, और पहली चूक के बाद वे सतर्क रहेंगे। आगे कोई भी तीर चूक जाएगा। हान सेन ने अपनी डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए किया ताकि मधुमक्खियां उसे पहचान ना पाएं। इससे उसके मनचाहे गुप्त शिकार सफलतापूर्वक करने की संभावना बढ़ गई। कुछ देर तक स्थिति का जायजा लेने के बाद हान सेन को हमले का सही मौका मिल गया। उसने तीर चलाया, जिससे एक सेबरटूथ मधुमक्खी का अस्तित्व चुपचाप खत्म हो गया। उत्परिवर्ती प्राणी सेबरटूथ मधुमक्खी को मार दिया गया। पशु आत्मा प्राप्त कर ली गई है। इसके मांस का सेवन करके यादृच्छिक रूप से 0 से 10 उत्परिवर्ती जीनो पॉइंट प्राप्त करें। हान सेन पहली हत्या पर एक जानवर की आत्मा प्राप्त करने से खुश था। बिना इंतजार किए उसने उसकी विशेषताओं पर नजर डाली। वह जानवर आत्मा तीर जैसी निकली। ओह, मैं आखिरकार उन तीरों को बदल सकता हूं जिनका मैं इस्तेमाल कर रहा था। हान सेन लंबे समय से अपने ज्वलंत तीर की शक्ति से प्रभावित नहीं था, इसलिए उसे एक उत्परिवर्ती जानवर आत्मा प्रतिस्थापन पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। हान सेन ने उसे बुलाया और उसे उसका रूप पसंद आया। वह सफ़ेद और दांतेदार था, बिल्कुल उस जीव के खतरनाक दांतों जैसा जिससे वह आया था। तीर की नोक भी मधुमक्खियों के कृपाण जैसे नुकीले दांतों जैसी थी। ये वाकई एक डरावना दिखने वाला तीर था। अच्छा तीर है, हान सेन ने सोचा जैसे ही वह उससे खेल रहा था। या तो मधुमक्खियां बहुत समझदार नहीं थीं, या फिर वे हान सेन द्वारा फुसलाए गए खून पर बहुत ज़्यादा फिदा थीं। लेकिन अन्य मधुमक्खियों में से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी मधुमक्खी मित्र की हत्या कर दी गई थी। एक और निशाना साधने का मौका गंवाना न चाहते हुए हान सेन ने एक और उत्परिवर्ती मधुमक्खी को मारने का फैसला किया। इस बार वह अपने कृपाण दंत तीर का इस्तेमाल करने वाला था। निशाना लगाने की तैयारी करने के बाद उसने डोरी छोड़ दी। तीर बिना किसी प्रयास के उसके इच्छित लक्ष्य को भेद गया। तीर को फिर से बुलाने के बाद हान सेन ने फिर से तीर चलाया। जब तक खून की गंध चली गई, हान सेन ने 6 और तीर मार दिए थे। ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी उपस्थिति छिपी हुई है, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अपने गिरे हुए साथी मधुमक्खियों की परवाह न करते हुए बाकी मधुमक्खियां अपने छत्ते में लौट गईं। हान सेन जहां छिपा था वहां से निकला और अपने शिकार इकट्ठा किए। फिर उसने खरगोश के शव पर खून की कुछ और बूंदें छिड़क दी ताकि और मधुमक्खियां बाहर आएं। मधुमक्खियों के लौटने से पहले वह फिर से छिप गया। जब तक हान सेन मधुमक्खियों से निपटता तब तक वह 16 मधुमक्खियों को मार चुका था। वह एक और कृपाण दंत तीर भी हासिल करने में कामयाब हो गया। बहुत बढ़िया। अब उसके पास शिकार के लिए कोई और उत्परिवर्ती मधुमक्खियां नहीं बची थीं, इसलिए उसने रुकने और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हान सेन अक्सर भालू का खून लेता था और हर बार जब वह ऐसा करता तो उसे ऊंची आवाज़ में चीखें और चीखें सुनाई देतीं। अपनी ज़रूरत के अनुसार खून निकालने के लिए उसे हमेशा बाव र को अपने पास रखना पड़ता था। किसी कारणवश सफ़ेद भालू बाव से बहुत भयभीत था।
हान सेन ने उन पहाड़ियों को छोड़ दिया जहां उसने मधुमक्खियों का शिकार किया था और फिर अपने नवीनतम शिकार के साथ एक खाना पकाने का फैसला किया। सेबरटूथ मधुमक्खियों का स्वाद टैंक चींटियों के स्वाद से अलग था। स्वाद बहुत ही बेस्वाद और बेस्वाद था, इसलिए हान सेन को खुद ही स्वाद बदलना पड़ा। हान सेन ने भुने हुए कीड़ों में अपने पसंदीदा मसालों की एक किस्म डाली और उनके मांस में दांत गड़ाने के बाद उसकी जीभ को स्वादिष्ट स्वादों का एक अनूठा मिश्रण मिला। ये लाजवाब था। म्यूटेंट क्लास सेबरटूथ बी का उपभोग। म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स जोड़ 1। वाह, इस कुकआउट को और भी बेहतर बनाने के लिए बस एक ठंडी बियर का पैकेट ही काफ़ी होगा। हान सेन ने इकट्ठा की हुई मधुमक्खियों को चबा चबा कर खाया। उनकी त्वचा कुरकुरी थी और शरीर हड्डियों से रहित था और यह एक ऐसी दावत थी जिसका वह आनंद लेकर खुश था। लेकिन तभी हान सेन ने अचानक झाड़ियों से एक सफ़ेद साया निकलता देखा। उसने बिना वक्त गंवाए हान सेन के उस पल के मज़े को किरकिरा कर दिया और उसके द्वारा पकाई जा रही मधुमक्खियों में से एक को झपट लिया। ये तुम हो, तुम छोटे कमीने। हान सेन ने खरगोश राजा को उन मधुमक्खियों को कुतरते हुए देखा जिनका उसने खुद शिकार किया था। भाड़ में जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आकर मेरा खाना चुराने की। हान सेन उस बदमाश चोर जीव पर भड़क गया। उसकी फीनिक्स फायर उसकी ढाल नहीं तोड़ पा रही थी, इसलिए इस बार उसने अपने ड्रैगन ब्लड स्नैक को बुलाने का सोचा। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने खुद को रोक लिया। उसने खरगोश की ताकत को फिर से स्वीकार किया और याद किया कि यदि ड्रैगन ब्लड स्नैक मारा गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। खरगोश को अनुभवी मधुमक्खियों को कुतरते देख हान सेन को एक विचार आया। हान सेन कैंप फायर के पास बैठ गया और एक और मधुमक्खी पकाने लगा। अब तक उसने 16 में से सिर्फ 4 ही पकाए थे। उसने एक खाया था और खरगोश राजा भी। हान सेन ने मधुमक्खी को सर्वोत्तम स्वाद देने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। हान सेन कई सालों से खाना ग्रिल कर रहे थे और इस कला के वे सच्चे उस्ताद बन चुके थे। बाहर खाना पकाने और ग्रिल करने में वे पाक कला के बादशाह थे। ये नवीनतम मधुमक्खी उनके बेहतरीन मसालों के उत्तम मिश्रण से लदी हुई थी। ये पाक कला की उत्कृष्टता थी और उन्होंने जो पकाया था उसे देखकर ही सबसे गंभीर शाकाहारी भी लार तक पकाने के लिए पर्याप्त था। खरगोश द्वारा 2 मधुमक्खियों को कुतरने के बाद हान सेन की नवीनतम कृति लगभग पूरी हो चुकी थी। जब रोएदार शैतान ने काम पूरा कर लिया तो उसका ध्यान उस मधुमक्खी पर गया जिसे अब ग्रिल किया जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि खरगोश ने उसे तुरंत नहीं पकड़ा। खरगोश बस उसे पकते हुए देखता रहा, मोहित होकर चुपचाप। ये बिल्कुल भी वह नहीं था जिसकी हान सेन ने उम्मीद की थी, लेकिन वह खुश था कि खरगोश इतना असभ्य नहीं था कि अधूरा खाना चुरा ले। मुझे आश्चर्य है कि इस चीज़ में क्या गड़बड़ है। हान सेन ने मधुमक्खी पकाना खत्म किया और फिर खड़ा हो गया। हान सेन को मधुमक्खी को नीचे रखते देख खरगोश ने खुशी से उछलते हुए अपने पैरों को एक साथ मारा और उसे निगलना शुरू कर दिया। हाँ, खा लो, पूरा खा लो, ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा। हान सेन ने खरगोश को देखा और धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया। यद्यपि इसका स्वाद निश्चित रूप से दिव्य था, हान सेन ने मधुमक्खी की एक जहर की थैली अंदर छोड़ दी थी। ये जहर जीभ को सुन्ना और लकवाग्रस्त कर सकता था, लेकिन जिन मसालों का उसने इस्तेमाल किया था, हान सेन को यकीन था कि खरगोश को पता नहीं चलेगा कि वह क्या खा रहा है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इससे खरगोश की मौत हो जाएगी, लेकिन उसे बीमार कर देना ही उसके लिए काफ़ी होगा। हान सेन खरगोश को देखता रहा, उस पल का अनुमान लगाता रहा जब वह जहर के प्रभाव में आ जाएगा। कुछ और निवाले खाने के बाद खरगोश अचानक वहीं जम गया। उसके मुंह से एक सफ़ेद झाग निकला, फिर वह ज़मीन पर गिर पड़ा और रंग गया। हान सेन मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। उसकी चाल उसकी सोच से कहीं ज़्यादा कारगर साबित हुई और उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि खरगोश की जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कितनी कम थी। क्या ये सचमुच पवित्र रक्त वाला प्राणी है? हान सेन दौड़कर खरगोश के पास गया और देखा कि उसकी जीवन शक्ति क्षीण होने लगी है और उसका शरीर पीड़ा से ऐंठ रहा है। हान सेन ने उसके फर पर हाथ फेरा और ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी ढाल गायब हो गई थी। उसके हल्के स्पर्श से खरगोश से खून बहने लगा। खरगोश उसकी सोच से कहीं ज़्यादा कमज़ोर था। वह काफ़ी हैरान था। कमज़ोर, यह अकल्पनीय रूप से कमज़ोर था। पवित्र रक्त वाला खरगोश वास्तव में एक साधारण खरगोश जितना ही कमज़ोर था। ये कैसे संभव है? 7 जीन लॉक खुले होने के बावजूद एक प्राणी इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? इतने कमज़ोर प्राणी में पवित्र रक्त प्राणी होने के लिए आवश्यक फिटनेस स्तर कैसे हो सकता है? हान सेन अविश्वास में जड़ हो गया। खरगोश की जीवन शक्ति को क्षीण होते देख रहा था। खरगोश मर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से दम तोड़ दे, हान सेन ने दया दिखाने का फैसला किया। अपनी पवित्र ज्योति से उसने खरगोश को ठीक करने और उसके शरीर के विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने का फैसला किया। हान सेन को यकीन नहीं हुआ कि यह कोई पवित्र प्राणी है। किसी पवित्र प्राणी का इतना कमज़ोर होना नामुमकिन था। हान सेन ने अनुमान लगाया कि इसकी कमज़ोरी की एकमात्र संभावना ये थी कि एक साधारण प्राणी होते हुए भी ये किसी तरह 7 जीन लॉक खोलने में कामयाब हो गया था।
ये बात अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो वह सोच सकता था। अगर वह कोई साधारण प्राणी होता तो उसे मारना व्यर्थ होता। उसे अब साधारण जीनो पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए दयालु होना कोई समस्या नहीं थी। और इसके अलावा यह एक रहस्यमयी जीव था, और इस रहस्य ने उसे इतना मोहित कर लिया कि वह सचमुच जानना चाहता था कि यह अजीबोगरीब विसंगति कैसे घटित हुई। अगर 300 की फिटनेस वाला कोई इंसान अपना दूसरा जीन लॉक खोल लेता तो उसे जीनियस माना जाता। तीसरा जीन लॉक खोलने पर वह महापुरुष बन जाता, और ऐसा करने के लिए बहुत समय और प्रतिभा की ज़रूरत होती। बिल्कुल हान सेन की तरह, जो बहुत प्रतिभाशाली थे। अगर वे उसी फिटनेस स्तर पर बने रहते और 2 साल तक प्रशिक्षण लेते तो वे ऐसा कर पाते। अगर उसे अतिरिक्त जीनो पॉइंट पाने का मौका मिलता तो वह 3 जीन लॉक खोल सकता था, लेकिन वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हान सेन को इस तरह काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तेज़ी से और ज़ोर से काम करना चाहता था, जीन लॉक खोलना चाहता था और जल्द से जल्द फिटनेस लेवल बढ़ाना चाहता था। हालांकि जिस तेज़ी से उसने ताकत हासिल की, उस पर कम ही लोग यकीन कर पाते। खरगोश की तरह ही, यदि वह कहे कि उसने 7 जीन लॉक खोल दिए हैं तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इस खरगोश को ये सब करने का एक बहुत बड़ा मौका ज़रूर मिला होगा। क्या मैं इस खोज के बाद किसी तरह अपना फ़ायदा उठा सकता हूँ? हान सेन ने मन ही मन सोचा और बीमार खरगोश का इलाज जारी रखा। हान सेन वास्तव में ये जानना चाहता था कि खरगोश राजा के साथ क्या गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद खरगोश की हालत में सुधार होने लगा। कुछ ही देर में वह अपनी आंखें फिर से खोलने में सक्षम हो गया। हान सेन के किए के बावजूद खरगोश आक्रामक नहीं हुआ। वह स्थिर रहा और उसे दी गई सारी चिकित्सा स्वीकार करता रहा। खरगोश पर अब जहर नहीं था। जब वह उससे दूर चला गया तो खरगोश खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। उसे हान सेन से डर नहीं लग रहा था, और वह किसी भी शिकारी जीव जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था जैसा उसने पहले देखा था। उसने थोड़ा और मांस पकाया और उसमें से कुछ खरगोश को दे दिया। जाहिर है वह जीव ज्यादा समझदार नहीं था। उसे जो आखिरी टुकड़ा दिया गया था उसे खाकर उसने सबक नहीं सीखा था। इस बात की जरा भी परवाह किए बिना कि उसे दिया गया आखिरी टुकड़ा जहरीला है या नहीं, खरगोश उसे चट कर गया। खरगोश आक्रामक नहीं था, और हान सेन को एहसास हुआ कि उसने शायद उसकी चोरी करने की इच्छा को ज्यादा ही भांप लिया था। हान सेन जो भी चीज़ संभाल रहा था वह उसे लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि जैसे ही उसका पेट भर गया, खरगोश भाग गया। उसके स्वभाव के बारे में जानने की उत्सुकता के कारण हान सेन ने उसका पीछा करने की कोशिश की। चाहे उसमें कितनी भी क्षमताएं हों, खरगोश एक साधारण प्राणी था। हान सेन को इस बात का पूरा यकीन था। जैसे ही वह उस जीव का पीछा कर रहा था, खरगोश को अपनी पूंछ का एहसास ही नहीं हुआ। आखिरकार वह उस घाटी में पहुंच गया जहां दूसरे खरगोश रहते थे और एक बिल में घुस गया। बिना किसी संदेह के हान सेन ने मान लिया कि वह बिल ही उसका खरगोश का बिल है। खरगोश का बिल काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि हान सेन खरगोश का पीछा करते हुए अंदर जा सके। हान सेन ने प्रवेश द्वार को ढकने वाली झाड़ियों को हटाया और अंदर चढ़ गया। प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे सुरंग और फैल गई और काफी चौड़ी हो गई। सुरंग के सभी किनारे ढीली मिट्टी की बजाय पत्थरों से तराशे गए थे। आगे बढ़ने पर सुरंग एक बड़े विस्तार में खुल गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यह एक प्राकृतिक संरचना थी। यह एक खूबसूरत गुफा थी जो जमीन के नीचे छिपी हुई थी। हान सेन जल्दी से अंदर गया और क्षेत्र का अवलोकन किया। उस भूमिगत जगह से कई शाखाएं निकलती थीं, और उस जगह पर कई और खरगोश भी रहते थे। खरगोश राजा उस गुफा में नहीं रुका, और वह कई अलग अलग रास्तों से टेढ़ा मेढ़ा होकर आगे बढ़ता रहा। हान सेन को उस जीव को खोने के डर से उसकी तलाश तेज करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद वे एक भूमिगत नदी के पास पहुंचे। कई खरगोशों ने नदी से तरल पदार्थ पी लिया, जिससे हान सेन को विश्वास हो गया कि खरगोश राजा भी यही करने आया था। लेकिन इसके बजाय खरगोश राजा पानी में कूद गया। ढाल ने उसे कलकल करती नदी के ऊपर तैरने दिया, और खरगोश ने धारा के कोमल खिंचाव के आगे खुद को समर्पित कर दिया। एरो का उपयोग करते हुए हान सेन ने नदी के नीचे खरगोश राजा का पीछा किया। ये खरगोश कहाँ जा रहा है? हान सेन ने सोचा। नीचे की ओर पानी का बहाव थोड़ा तेज हो गया। जिस सुरंग से वे गुजरे वह पूरी तरह से इसी पानी के आने जाने के लिए थी। धारा की बौछारों से आसपास की सारी चट्टानें गीली हो गई थीं। खरगोश के उतरने की कोई जगह नहीं थी, और अंततः उस सुरंग में भी कई शाखाएं और सुरंगों की अलग अलग शाखाएं बन गईं। गुफाओं का ये जटिल जाल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हान सेन उम्मीद कर रहा था। नदी में तैरते हुए खरगोश की गति धीमी हो गई, और ऐसा लग रहा था जैसे वह तय कर रहा हो कि आगे किस तरफ जाना है। जब उसने फैसला कर लिया तो उसने अपने पैर घुमाकर गोलाकार ढाल को उस दिशा में घुमाया जिस दिशा में वह तैरना चाहता था। हान सेन 2 घंटे तक इन सुरंगों में खरगोश का पीछा करता रहा, जब तक कि उसे पानी की तेज आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक खरगोश राजा उसकी नजरों से ओझल हो गया।
और तभी हान सेन को एहसास हुआ कि खरगोश राजा ने झरने से छलांग लगा ली है। जब हान सेन ने अगली बार खरगोश राजा को देखा तो उसके साथ कई छींटे पड़ने की आवाज़ें भी आईं। जब खरगोश राजा झरने से नीचे एक भूमिगत झील में उतरा तो एक चांदी के शल्कों वाला जलीय अजगर ऊपर की ओर झपटा। वह खरगोश राजा को मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खरगोश राजा को आसानी से खा लिया जाएगा, लेकिन वह खुद को एक चट्टान की दीवार से नीचे गिराने और पानी के सांप से छलांग लगाने में कामयाब रहा। अजगर घूम गया और खरगोश का पीछा करता रहा, लेकिन जलीय अजगर की बाहों में काली जंजीरें बंधी थीं। जंजीरों ने झट से अजगर को रोक दिया और खरगोश राजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मदद की। धमाका! एक्वा ड्रैगन का शरीर नीचे गिर गया, जिससे 10 मीटर ऊंची लहरें उठीं। खरगोश राजा अभी भी पानी में था, लेकिन अब उसे कोई खतरा नहीं था। जलीय अजगर अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ था और वह प्यारे राजा का पीछा नहीं कर पा रहा था। खरगोश अभी भी अपनी ढाल में था और लहरों के उछाल के आगे झुकता हुआ नीचे की ओर यात्रा करता रहा। हान सेन उस ड्रैगन की ताकत को पहचानते हुए स्तब्ध रह गया। वह लगभग किसी महाप्राण प्राणी जितना ही शक्तिशाली था, इतना तो उसे पक्का पता था। हालांकि उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि कोई इतने खूंखार जानवर को जमीन के इतने नीचे कैसे बांध सकता है, और फिर क्यों? क्या ये किसी इंसान ने किया था या कोई आत्मा? जंजीरें ऐसी नहीं लग रही थीं कि इंसानों ने बनाई हों, लेकिन आखिरकार हान सेन निश्चित नहीं हो पा रहा था। एक्वा ड्रैगन का आखिरी बार सरसरी निरीक्षण करने के बाद हान सेन खरगोश का पीछा करने लगा, इससे पहले कि वह उसे खो देता। खुशकिस्मती से वह प्राणी पूरी तरह से भौतिक था। अगर ऐसा नहीं होता तो हान सेन और खरगोश दोनों का अंत हो जाता। आखिरकार नदी का बहाव धीमा पड़ने लगा और तभी खरगोश पानी से बाहर कूद गया। अब खरगोश राजा चट्टानों के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह एक और रास्ते पर पहुंच गया। वह एक गुफा थी। हान सेन ने बिना समय गंवाए उस पत्थर की गुफा की ओर उड़ चला जहां खरगोश पहुंचा था। गुफा कुछ ही मीटर गहरी थी और जब हान सेन ने अंदर का नज़ारा देखा तो वह दंग रह गया। वह गुफा असल में गुफा नहीं थी, उसे हाथ से बनाया गया था, एक कमरे की तरह। इस जगह की एकमात्र प्राकृतिक विशेषता उसका प्रवेश द्वार था। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे के बनने के बाद से परिदृश्य बदल गया हो और प्रवेश द्वार में दरार पड़ गई हो। कमरा काफी बड़ा था, 60 कमरों के बराबर। बीच में एक बेर का पेड़ खड़ा था जो 4 मीटर ऊंचा था। वह कमरे की छत तक फैला हुआ था। अजीब बात यह थी कि उसकी शाखाओं पर फल तो थे, लेकिन कोई फूल नहीं खिल रहा था। फल लगभग अंडे के आकार के थे और बैंगनी और लाल रंग के थे। लाल आंखों वाला खरगोश उछलकर पेड़ पर लगे एक फल को पकड़ लिया। उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया और ऐसा करते ही जमीन पर लौटने लगा मानो उसे कोई तकलीफ हो रही हो। कुछ ही देर बाद वह शांत हो गया। वह पहले से कमज़ोर लग रहा था और उसकी जीवन शक्ति कमज़ोर हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वह सामान्य होने लगा। ये पौधा क्या है और इसे यहाँ किसने लगाया? हान सेन को हैरानी हुई कि वह कहाँ पहुँच गया है और उसने अपने आसपास के माहौल को बड़ी दिलचस्पी से देखा। कमरे में पौधे के अलावा और कुछ नहीं था, सिर्फ एक बंद दरवाज़ा था, लेकिन वह कहाँ जाता था उसे कुछ पता नहीं था। हान सेन ने अपनी नज़र फिर पेड़ पर घुमाई। उसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी और उसे महसूस करने के लिए डोंगक्सुआन आभा का उपयोग भी नहीं करना पड़ा। यह एक बहुत ही उच्च श्रेणी का पेड़ था। अगर इसी वजह से खरगोश अपना 7वां जीन लॉक खोल पाया तो यह एक सुपर जीनो प्लांट हो सकता था। हान सेन इसे चखना चाहता था। उसने एक फल उठाया और एक टुकड़ा खाया। उसने महसूस किया कि उसका स्वादिष्ट रस उसके पेट में उतर रहा है। अगर खरगोश इसे खा सकता था तो उसने शर्त लगाई कि वह भी खा सकता है। वह ये देखना चाहता था कि क्या इसका उस पर भी वैसा ही असर होगा जैसा खरगोश पर हुआ था। बेशक यह मानते हुए कि उसकी परिकल्पना सही थी। फल खाने के बाद हान सेन को ऐसा लगा जैसे किसी काल्पनिक चाकू से उसके अंदरूनी अंग काटे जा रहे हों। वह पसीने से तरबतर होकर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द तुरंत कम नहीं हुआ, ये बढ़ता ही गया और इतना तीव्र हो गया कि वह जोर जोर से चीखने लगा। हालांकि कुछ ही देर बाद दर्द गायब हो गया। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, जो हान सेन के लिए एक अजीब सा एहसास था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिससे वह जल्द ही छुटकारा पाना चाहता था। सुपर किंग सेल्फ स्पिरिट जीन जोड़ 1। हान सेन को हैरानी हुई कि यह फल उसके सेल्फ जीनो पॉइंट्स बढ़ा सकता है। पेड़ की तरफ देखते हुए हान सेन को यह देखकर खुशी हुई कि उस पर लगभग 100 फल थे। हान सेन अब यह देखकर खुश हुआ कि खरगोश अभी भी बहुत कमज़ोर था। उसे फल पचाने में थोड़ा समय लगा। अगर वह अभी भी भूखा होता और फिर से फुर्तीला होता तो हान सेन के पहले ही सारा फल खा जाता। हान सेन ने देखा कि बहुत सारा फल पहले ही खाया जा चुका था और उसे यह पता नहीं था कि कितना खाया गया था। अपनी पवित्र ज्योति का उपयोग करके हान सेन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब वह सीधा खड़ा हुआ तो उसने बिना समय गंवाए एक और चीज़ निगल ली।
दर्द उतना ही बुरा था जितना पिछली बार था। इस फल को खाते समय आपकी फिटनेस का स्तर मायने नहीं रखता था, आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, आपको अकल्पनीय दर्द का सामना करना पड़ता था। सुपर किंग सेल्फ स्पिरिट जीन जोड़ 1। बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। सचमुच। और हान सेन और खाने के लिए बेताब था। फल खाने के बाद वह ठीक हो गया, और जब वह ठीक हो गया तो उसने तुरंत दूसरा फल खा लिया। ऐसा बार बार होता रहा और अचानक दर्द ही उसका आनंद बन गया। पेड़ पर अभी भी 100 से ज्यादा फल थे, और जब उसने उनमें से 100 खा लिए तो हान सेन ने एक अजीब घोषणा सुनी। सुपर किंग स्पिरिट जीन क्षमता अधिकतम पर। पहला जीन लॉक खुला। हान सेन तो हैरान ही था, कम से कम कहने को तो उसे पहले से ही पता था कि उसके जीन लॉक खोलने से उसका सुपर किंग स्पिरिट मोड बेहतर हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुपर किंग स्पिरिट मोड के अपने जीन लॉक भी होते हैं जिन्हें खोलना जरूरी होता है। हालांकि वह जानना चाहता था कि इसके पहले जीन लॉक के खुलने के बाद क्या बदलाव आए, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। वह यहाँ यूं ही इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला था। हान सेन ने पेड़ पर लगे बाकी फल खा लिए, जिससे उसे 18 सेल्फ जीनो पॉइंट और मिल गए। इसका मतलब था कि इस भ्रमण के बाद उसके कुल 118 सेल्फ जीनो पॉइंट हो गए। मुझे माफ़ करना खरगोश, लेकिन जो सही है वो सही है। तुम मेरा खाना खाओ, मैं तुम्हारा खाना खाऊंगा। हान सेन को लगभग अपराधबोध हो गया। खरगोश उसके प्रति आक्रामक नहीं था, और हान सेन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि खरगोश के खुले जीन लॉक बेकार थे। उन्होंने बस उसके चारों ओर बुलबुला ढाल को मजबूत किया था। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुमने अभी जो दिया है उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पालतू जानवरों की गोलियां दे दूँ। तुम जितनी चाहो ले सकते हो। हान सेन ने खरगोश को अपने साथ वापस लाने की योजना बनाई। यदि कभी अन्य मनुष्यों द्वारा इसे मार दिया जाता, क्योंकि हान सेन ने इसकी शक्ति का स्रोत चुरा लिया था, तो यह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता, इसलिए उसने इसे अपने साथ वापस लाने का निर्णय लिया। यह एक अनाड़ी प्राणी था, और उसने सोचा कि यदि कोई मनुष्य कभी खरगोश पर नजर डालेगा तो उसे बिना किसी परेशानी के मार दिया जाएगा। खरगोश भी बहुत प्यारा लग रहा है। बाओ र को शायद पसंद आएगा, लेकिन भालू को जो कुछ सहना पड़ा होगा उसके बारे में सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे और किसी जीव को उसकी क्रूर यातनाओं का शिकार बनाना चाहिए। इसके अलावा खरगोश भालू से अलग था, और उनकी मुलाकात की परिस्थितियां भी बिल्कुल अलग थीं। खरगोश बाओ र के हाथों रोज रोज मारे जाने के लायक नहीं था। हान सेन खरगोश को कुछ देर के लिए वहीं छोड़कर दरवाजे की ओर चल पड़ा। जिस कमरे में वह था उसमें उसे पहले ही एक अद्भुत खजाना मिल चुका था। अंदर उससे भी बेहतर कुछ होने का ख्याल उसे बहुत उत्साहित कर रहा था। मनुष्य लालची और जिज्ञासु दोनों होते हैं, इसलिए हान सेन इस जगह की पूरी तरह से खोज किए बिना जाने वाला नहीं था। हान सेन ने दरवाज़ा धक्का दिया। यह आसानी से खुल गया, तथा इसमें कोई ताला या जंग लगा हुआ कब्जा नहीं था। उसके आगे एक और पत्थर का कमरा था। यह उससे भी बड़ा था और किसी महल जैसा खूबसूरत था। दीवारें तरह तरह के अजीबोगरीब प्रतीकों से सजी थीं। हर तरह की वक्रताएं, सीधी रेखाएं और बिंदु थे। वे धार्मिक प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे दिव्य छवि जैसे प्रतीत होते थे। इस महल जैसे कमरे के पिछले हिस्से में एक कांसे की तिपाई जैसी कड़ाही रखी थी। ये 10 मीटर ऊंची थी और उस पर भी वैसी ही आकृतियां थीं। हान सेन वहां उड़कर गया, ये जानने को उत्सुक कि उस डिंग के अंदर क्या है। और वहां क्या था, ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका पसीना ठंडा हो गया। कांसे के गड्ढे के अंदर लाल मिट्टी थी। उसमें से खून जैसी गंध आ रही थी, और उसके नीचे किसी को दफनाया गया था। मिट्टी से सिर्फ एक आदमी का सिर और बाल ही खुले रह गए थे। हान सेन ने देखा, उस आदमी का पीला चेहरा मानो उसे ही देख रहा था। उस आदमी की आंखें सफ़ेद थीं और उनमें पुतलियां नहीं थीं। यह एक भयावह दृश्य था, और उसे आसानी से कोई राक्षस समझ सकता था। हान सेन यह नहीं बता पा रहा था कि वह कोई इंसान था या कोई आत्मा। उसे कोई जीवन शक्ति तो नहीं दिख रही थी, लेकिन ये सोचना बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाला था कि कोई इंसान वहाँ, इतनी दूर, जमीन के नीचे एक गड्ढे के अंदर दफन हो सकता है। हान सेन घबरा गया, क्योंकि वह काफ़ी डर गया था। जब उसे होश आया तो उसने उस आदमी को देखने की कोशिश की और देखना चाहा कि क्या वह और कुछ जान सकता है। शुरुआती जांच से पता चला कि उस आदमी का चेहरा बहुत सुंदर था और उसने जैद रत्न की बालियां पहनी हुई थीं। बस इतना ही वह देख पाया। यह आदमी कौन है और इसे यहाँ क्यों दफनाया गया है? हान सेन डिंग से दूर उड़ गया और उसे एक तहदार पर्दा दिखाई दिया। उसके पास से गुजरते ही उसकी नज़र एक पत्थर के हॉल पर पड़ी। वहाँ हान सेन ने कई पत्थर की मूर्तियाँ देखीं। वे सभी राक्षसी लग रही थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन से राक्षस हैं, क्योंकि हान सेन को वे बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही थीं। आखिर में एक पत्थर की मेज़ थी और उसके ऊपर एक स्लेटी रंग का डिब्बा। हान सेन उसके पास गया तो देखा कि वह खुला हुआ था। ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। उस छेद से उसने देखा कि उसके अंदर एक हड्डी थी।
हान सेन ने बॉक्स को अपनी ओर चुंबकित किया और ढक्कन पूरी तरह से खोलकर अंदर रखी हड्डी को देखा। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह असल में एक रूबिक क्यूब था जिसे हड्डी से बनाया गया था। हालांकि यह कोई साधारण रूबिक क्यूब नहीं था, ये 6 तरफा था और इसकी किसी भी सतह पर कोई रंग कोड नहीं था। रंगों की जगह इसमें कई ऐसे प्रतीक थे जो हान सेन के लिए अपरिचित थे। गहन गणना के बाद उन्हें पता चला कि रूबिक क्यूब के 100 चेहरे हैं। इतना छोटा, फिर भी इतना सघन और जटिल रूबिक क्यूब बनाना कोई साधारण काम नहीं था। इसके लिए उच्च तकनीकी प्रगति और मशीनों की सटीकता की आवश्यकता होगी। अगर आप एक आसान रूबिक क्यूब को हल कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इतनी जटिलता के साथ इसमें काफ़ी समय लगेगा। और केवल विदेशी प्रतीकों के साथ यह पता लगाना कि कौन सा चेहरा किसके साथ संरेखित है तथा आसानी से पहचाने जाने वाले रंगों के बिना ये निश्चित रूप से बहुत कठिन था। 10,000 चेहरों को सुलझाना वाकई बहुत मुश्किल काम था, और यह कोई ऐसी पहेली तो बिल्कुल नहीं थी जिसे कोई भी आम इंसान सुलझा सके। हान सेन को यह काफ़ी दिलचस्प लगा और उसने इसे अपने पास रखना चाहा। एक बार फिर जांच करने के बाद, ये देखने के लिए कि क्या इसमें कोई खतरा है या नहीं, उसने इसे लेना ठीक समझा। झटपट उसने पहेली जेब में रख ली। जब वह वापस आया तो उसने सोचा कि इसे कंप्यूटर की मदद से पूरा कर लिया जाए। उसने सोचा कि इसे हल करने के लिए दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। हान सेन को बस यही चिंता थी कि कहीं वह हड्डी जिससे रूबिक क्यूब बनाया गया था किसी प्राणी की तो नहीं थी। अगर थी भी तो वह उसे लेकर अलायंस में वापस नहीं जा सकता था। हान सेन ने पत्थर के हॉल से निकलने का फैसला किया और जैसे ही वह पर्दे के पास से गुजरा उसे एक डर का एहसास हुआ। उस पर्दे के ऊपर वही आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले गड्ढे में दबा हुआ देखा था। वह हान सेन को घूर रहा था। तुम आदमी हो या आत्मा? हान सेन ने उस आदमी को शक भरी निगाहों से देखा और अपना खून का खंजर निकाल लिया। उस आदमी ने जो कपड़े पहने थे वे किसी गठबंधन की वर्दी जैसे नहीं लग रहे थे। उसके कपड़ों पर काले धातु की कई प्लेटें लगी थीं, लेकिन वे मुलायम लग रही थीं। उसका पहनावा अजीब था। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक तेजी से अपना हाथ हान सेन की गर्दन की ओर बढ़ाया। हान सेन का चेहरा इस बात को स्वीकार करते हुए बदल गया और फीनिक्स की आग की लपटें उसके हाथ में मौजूद खंजर को ढंक गईं। उसने खंजर से वार किया और उस आदमी के फैले हुए हाथ पर वार कर दिया। डोंग! जब उसका ब्लेड उस आदमी की त्वचा से टकराया तो ऐसा लगा जैसे हान सेन ने किसी धातु पर वार किया हो। खंजर उस आदमी के हाथ से उछलकर उछल गया और अचानक शक्ति के उलटफेर के साथ हान सेन हॉल की पत्थर की दीवारों में पीछे की ओर उड़ गया। सफ़ेद आंखों वाले व्यक्ति ने हान सेन पर फिर से हमला करने की कोशिश की, इससे पहले कि वह संभल पाता, इसलिए हान सेन ने उसकी रक्षा के लिए अपने ड्रैगन ब्लड स्नैक को बुलाया। वेदना! सफ़ेद आंखों वाले आदमी ने ड्रैगन ब्लड स्नैक में सीधा छेद कर दिया। वह प्राणी दर्द से चीख उठा। सौभाग्य से वह एक मजबूत और शक्तिशाली जानवर था। वह प्रहार झेलने में सक्षम था और उसे गिराने के लिए उसे कहीं ज्यादा की जरूरत थी। लेकिन सफ़ेद आंखों वाले आदमी को ड्रैगन ब्लड स्नैक से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस जीव पर शुरुआती हमले के बाद वह आदमी लड़खड़ाती हुई जानवर आत्मा को पीछे छोड़कर फिर से हान सेन के पीछे पड़ गया। अपनी डोंगक्सुआन चाल का उपयोग करते हुए हान सेन ने उस आदमी पर बार बार काली आग के हमलों से वार किया। लेकिन चाहे वह कहीं भी लगे, हर वार बेकार था। उसने उस आदमी के चेहरे पर भी वार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस आदमी ने अपने ही हमले से उनके बीच की दूरी कम कर दी और हान सेन के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके कंधे का मांस फट गया और घाव से तुरंत खून बहने लगा। आप कौन हैं? हान सेन ने फिर पूछा। इस दुश्मन के सामने ड्रैगन ब्लड स्नैक बिल्कुल बेकार था, और अगर वह अपना सुपर किंग स्पिरिट मोड भी इस्तेमाल करे तो भी हान सेन का दावा था कि वह उस आदमी से कमज़ोर ही रहेगा। ये समझते हुए कि वह इस दुश्मन को हरा नहीं सकता, हान सेन अब बस भागना चाहता था। जमीन के नीचे का परिदृश्य और उसकी घुमावदार सुरंगें भूल भुलैया जैसी थीं। अगर वह काफ़ी तेज होता तो हो सकता था कि वह उस आदमी को खो दे, लेकिन ये तो बस एक बड़ी बात थी। वो आदमी बहुत तेज था और हान सेन को यकीन नहीं था कि वो उसका मुकाबला कर पाएगा या नहीं। हान सेन को जाने से रोकने के लिए पहले से ही उस तेज़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ और छलांग लगाने के बाद हान सेन की छाती पर वार किया गया। जब उस आदमी की बीच वाली उंगली वापस दिखाई दी तो उसमें से हान सेन का खून टपक रहा था। धमाका! सांप को उस आदमी ने फिर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। जब वह पास की दीवार से टकराया तो पूरा हॉल जोर से हिल गया। हान सेन की हिम्मत उस आदमी से लड़ने की नहीं हुई। हालांकि जब उस आदमी ने फिर से उसकी ओर ध्यान दिया तो उसने अपना खंजर घुमाया जिससे एक काली आग भड़क उठी और फिर एक तेज रफ्तार से उस आदमी के रास्ते से हट गया। लेकिन उस आदमी के पास अकल्पनीय शक्ति थी और हान सेन ने चाहे कितनी भी कोशिश की वह बच नहीं सका।
उस आदमी का हाथ एक सर्वशक्तिमान छाया की तरह था जो भागने की कोशिश करने वालों के पीछे पीछे चलता था, ऊपर मंडराता रहता था और असहाय पीड़ितों को छीनने या कुचलने के लिए तैयार रहता था। दांत पीसते हुए हान सेन ने अपना लाल खंजर उस आदमी का हाथ झटकने की कोशिश में इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उस आदमी का हाथ अचानक लाल खंजर को पकड़ने के लिए खुल गया और फिर एक झटके में टूट गया। लेकिन उस आदमी का हाथ यहीं नहीं रुका, वह फिर भी हान सेन की ओर बढ़ा और उसके पवित्र रक्त कवच ने उसके हमले को रोक नहीं पाया। हान सेन के दुश्मन के नाजुक नाखून किसी भी ब्लेड से ज्यादा तेज थे। अगर ड्रैगन ब्लड स्नैक न होता तो काले कपड़े वाला आदमी हान सेन का सिर मरोड़ देता। जब हान सेन के लिए हाथ आया तो आखिरी पल में ड्रैगन ब्लड स्नैक अपने मालिक के सामने कूद पड़ा ताकि वार झेल सके। वह जीव तुरंत फिर से दूर जा गिरा, लेकिन फिर भी वह आदमी नहीं माना और ऐसा लग रहा था कि हान सेन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस भयानक इंसान को हिला पाना नामुमकिन होगा। हान सेन के पास अब अपनी ताया तलवार निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, इस डर से कि कहीं ये टूट न जाए। उसका यह विश्वास नहीं बदला था, लेकिन उस समय उसके पास यही सबसे अच्छी तलवार थी। यह एक निराशाजनक समय था और हान सेन सावधानी नहीं बरत सकता था। वह बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए ताया को हाथ में लेकर हान सेन ने उसे उस आदमी के आने वाले हाथ पर घुमाया। डोंग! हान सेन और तलवार उड़ गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी के मुंह से चीख निकल गई। वह दर्द से जोर से चिल्लाया और हान सेन ने उसके हाथ पर एक जख्म देखा और हान सेन के जख्म से उस आदमी का खून बैंगनी रंग का हो गया। ताइया में उसे चोट पहुंचाने की क्षमता है। हान सेन हैरान और खुश हुआ। वह आदमी हिलना बंद कर दिया और बड़े डर से तलवार की ओर देखने लगा। इस घटना के बाद हान सेन खुश और आशा से भर गया। इस खुलासे के साथ उसे भागने का मौका मिल सकता था और यह सब ताया की बदौलत था। हालांकि जब हान सेन ने भागने का यह मौका लिया, तब भी वह आदमी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। वह आदमी उसके पीछे आया, लेकिन दोनों के बीच एक सामान्य दूरी बनाए रखी। हान सेन को वहीं रखने और उसकी तलवार से दूर रहने की उसकी इच्छाएं आपस में टकरा रही थीं। हान सेन पेड़ पर वापस गिर गया, लेकिन लाल आंखों वाला खरगोश गायब हो गया था। मेरे पेड़, तुम मर जाओ! अपने पेड़ को नंगा देखकर वह आदमी गुस्से से भर गया। अब उसे हान सेन की तलवार की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि क्रोध की एक धधकती हुई आग उसे भयावह आभा में घेरे हुए थी। गुफा उसके क्रोध से कांप रही थी। अरे, सिर्फ मैं ही नहीं था, खरगोश के पास भी कुछ था। हान सेन दौड़ता रहा और अपने ड्रैगन ब्लड स्नैक को पीछे से बुलाता रहा। जब हान सेन ट्री हॉल से बाहर निकला तो उसने अपने पीछे ड्रैगन ब्लड स्नैक की चीख सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो वह बुरी तरह घायल लग रहा था। हालांकि हान सेन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। उसने उसे वापस बुलाया और एरो को ऊपर की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने और उस आदमी के बीच दूरी बना पाता, हान सेन ने पाया कि वह तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूरी कम कर रहा है। धिक्कार है! हान सेन ने जोर से गाली दी, लेकिन वह भागते हुए नहीं रुका। धमाका! वह आदमी पानी के ऊपर से गुजरा और फिर हवा में उछल गया। वह हान सेन के ठीक बगल में था और इस वार से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भाड़ में जाओ! हान सेन ने पागलों की तरह अपना ताया लहराया। लेकिन वह आदमी मानो सबका मालिक था और जाहिर है वह इसके लिए तैयार था। उसने तलवार को चकमा दिया और अपनी हथेली हान सेन की छाती पर दे मारी। मुंह से खून बहता देख हान सेन अपनी उड़ान पर नियंत्रण खो बैठा और लड़खड़ाते हुए नदी में जा गिरा। धारा में गिरने के साथ ही एक जोरदार छपाक की आवाज भी हुई। उसके कवच का कवच टूट गया था और पानी लाल हो गया था। घायल होने के बावजूद हान सेन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। हान सेन पहले भी गोता लगाने का अभ्यास कर चुका था। डूबने के डर से दर्द को सहते हुए हान सेन पानी में और गहराई में गोता लगाने लगा, उस बुरी चीज से बचने की कोशिश में जो उसे परेशान कर रही थी। यह एक गहरी धारा थी, कम से कम 10 मीटर। लेकिन जैसे ही हान सेन तैरता रहा, उसकी नज़र अचानक एक पीले चेहरे पर पड़ी जिसके चारों ओर काले बाल घूम रहे थे। यह पानी के नीचे किसी राक्षस का भयावह रूप लग रहा था। तैराकी में तो तुम मुझे हरा भी सकते हो। हान सेन अपने प्रतिद्वंदी पर गुस्सा हो गया। ये समझते हुए कि उड़ान अभी भी बेकार है, उसने फिर से ताइया से हमला करने का फैसला किया। वह आदमी ठंडा लग रहा था। उसने हान सेन की तलवार के वार को चकमा दिया, घूम गया और अपना हाथ आगे बढ़ा लिया। वह हान सेन की छाती को थामने से बस कुछ ही इंच दूर था। ये समझते हुए कि अब या कभी नहीं, हान सेन के चेहरे पर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमक उठी। उसकी आंखें और बाल सफ़ेद सोने की तरह चमक रहे थे, जो उसके एक सुपर किंग स्पिरिट में तब्दील होने का संकेत था। उसकी शक्ति और गति बढ़ गई और उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत उभर आया जिससे उसके अंगों को ऊर्जा मिली। हान सेन ने आने वाले हमले को टाला नहीं, बल्कि अपनी ताया तलवार को उस आदमी की छाती पर वार करने के लिए मोड़ दिया। वेदना!
उस आदमी का हाथ हान सेन की छाती से टकराया और हान सेन का ब्लेड काले आदमी के दिल में गहराई तक धंस गया। दोनों खून से लथपथ हो गए। वह आदमी कराह उठा और काले पानी में वापस गिर गया। हान सेन उसे भागने नहीं दे रहा था। उसने एक चट्टान पर पैर रखा और ब्लेड को एक बार फिर उस आदमी की छाती पर वार करने के लिए तैयार करके खुद को आगे बढ़ाया। उस आदमी ने आते हुए देखकर आती हुई तलवार को पकड़ने के लिए ताली बजाई। मर जाओ। हान सेन की सफ़ेद रोशनी सूरज की आग से जल उठी। अपने पहले जीन लॉक की शक्ति से ताया तलवार ने उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह एक बार फिर उस आदमी की छाती में गहराई तक धंस गई। इस दूसरे वार के साथ वह आदमी चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने हान सेन को अपनी हथेली में लिया और तलवार उसके शरीर से निकल गई। लाल और बैंगनी धुंध के बादल ने हान सेन की नज़र को ढक लिया। खुशकिस्मती से वह अभी भी अपनी डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल करके उस आदमी पर नज़र रख सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने उस आदमी को फिर से चाकू मार दिया। वह जानता था कि सुपर किंग स्पिरिट मोड को सक्रिय रखने का समय सीमित है। अगर उसने उस समय का फ़ायदा उठाकर अपने पीछा करने वाले को भारी नुकसान नहीं पहुंचाया तो खेल खत्म होने पर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस आदमी ने अपने पैरों से लात मारकर खुद को पानी से बाहर निकाला। हान सेन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह धारा से बाहर निकलकर उसका पीछा करता, वह आदमी 100 मीटर दूर जा चुका था। मैं वापस आऊँगा, आदमी ने दौड़ते हुए कहा। लेकिन हान सेन ने उसका पीछा नहीं किया। उसने विपरीत दिशा में मुड़कर मौका मिलते ही भागने का फैसला किया। अगर वह काले कपड़े वाले आदमी को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता तो भी शायद तब तक उसका सुपर किंग स्पिरिट मोड खत्म हो चुका होता। उस आदमी को मारना आसान नहीं होगा, हान सेन की वर्तमान स्थिति और उसकी सुपर किंग आत्मा की वर्तमान लंबाई को देखते हुए। हान सेन कुछ देर तक उड़ता रहा, लेकिन उसने देखा कि वह अभी भी सुपर किंग स्पिरिट मोड में था। उसने सोचा कि यह सब बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। 10 सेकंड बीतने के बाद सुपर किंग स्पिरिट मोड खत्म हो गया और इस समय तक हान सेन झरने के पास पहुंच ही गया था। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना पहला खुला जीन लॉक हासिल करने के बाद लगभग 10 सेकंड तक टिक सकता हूं। हान सेन को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन अभी आराम से बैठकर इस तरक्की पर खुश होने का समय नहीं था। हान सेन इस नारकीय भूल-भुलैया से निकलकर घर जाना चाहता था। सुपर किंग स्पिरिट मोड के प्रभाव में वह उस आदमी के दिल में 2 बार छुरा घोंपने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी यह उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं था। हान सेन बस अपने आश्रय में वापस जाना चाहता था। अगर वह अपना भूमिगत आश्रय भी हटा लेता तो भी उसे यकीन नहीं था कि वह आदमी उसे ढूंढ पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह झरने पर चढ़ता, वह आदमी कहीं से प्रकट हो गया। काले कपड़े पहने आदमी ने खतरनाक गति से उसे पकड़ लिया। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ़ बना ही दिया था। मुझे पता था कि तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। उस आदमी ने वाकई एक संयमित वाक्य बोला, लेकिन लहजा नीरस था और उसकी आवाज़ में धातु जैसी गूंज थी। उसकी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती थीं। तुम फिर से जाना चाहते हो? हान सेन ने हिलना बंद कर दिया और हवा में बिना हिले तैरने लगा। उस आदमी की छाती पहले ही चीख हो चुकी थी। हान सेन के लिए अभी भागना बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद धोखा देना ही सही रास्ता हो। मुझे बेवकूफ़ बनाने की अपनी शर्मनाक कोशिशें बंद करो। मैं झूठ पकड़ सकता हूँ क्योंकि मैं यक्ष हूँ। काले कपड़े वाला आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन की ओर कूद पड़ा। बकवास। हान सेन के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसने सोचा। और उसने ऐसा ही किया और सांप को अपने भूखे हमलावर को रोकने की पूरी कोशिश करने के लिए बुलाया। सांप पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन अब यक्ष ने उसे फिर से मारा। वार से उसके मुंह से खून निकला और वह नीचे काले पानी में गिर पड़ा। हान सेन ने उसे तुरंत वापस कर दिया, कहीं वह सचमुच मर न गया हो। यक्ष को पकड़ते देख हान सेन ने सोचा, अगर यह भूमिगत न होता तो मैं उड़कर चला जाता। हान सेन को यकीन हो गया कि यक्ष की गति वाकई बढ़ रही है। वह आदमी पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रहा था। अगर यक्ष हान सेन को मारने वाला होता तो वह खुद को बचाने के लिए सुपर किंग स्पिरिट मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह सिर्फ ताया पर भरोसा कर सकता था। हान सेन की गति यक्ष जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह व्यक्ति हान सेन के प्रहार, चक्कर और गर्दन पकड़ने के प्रयास से बच निकलने में सफल रहा। हान सेन ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया और खुद को पानी में धकेल दिया। लेकिन अचानक आगे से एक जलीय ड्रैगन उसकी ओर आ रहा था। अरे, मैं इस चीज़ के यहाँ होने के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? हान सेन को अब एहसास हुआ कि उसके सामने वाला झरना वही था जिसके नीचे एक जंजीर से बंधा हुआ एक और ड्रैगन था। अनजाने में उसने खुद को ड्रैगन का शिकार बना लिया था। यक्ष ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया, जबकि हान सेन उछल पड़ा और जलीय ड्रैगन के सिर के ऊपर से उसके शरीर पर उतर गया। हान सेन ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जलीय ड्रैगन ने अपनी पीठ पर रेंगते हुए इंसान को नज़रअंदाज कर दिया और आगे यक्ष की ओर देखने लगा। वह उसकी दिशा में दहाड़ने लगा।
यक्ष ने अजगर से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम नहीं मरे। जब अजगर ने उसकी बातें सुनी तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने पानी पर जोर से छींटे मारे और जंजीरों की खनक गुफाओं में जोर से गूंज उठी। इस जानवर की शक्ति अविश्वसनीय थी, लेकिन उसकी भुजाएं जंजीरों से बंधी हुई थीं। ये गड़ाई असाधारण रही होगी, क्योंकि उन्होंने अजगर को इस हद तक जकड़ रखा था कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और न ही आज़ाद होने के लिए कुछ कर सकता था। हान सेन ड्रैगन पर लेट गया और उसे कसकर पकड़ लिया। वह जिस सवारी पर था वह 10 बार रोडियो जैसा था। वाइट ड्रैगन, मुझे बस उस लड़के की जान चाहिए, मेरे रास्ते में मत आना। यक्ष हान सेन की ओर कूद पड़ा। अजगर ने दहाड़कर हान सेन को दूर फेंक दिया, लेकिन फिर उसने यक्ष को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश की। हान सेन ने भूमिगत झील के अशांत उफनते पानी में अपनी दिशा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। जब वह फिर से सतह पर आया तो उसने देखा कि यक्ष ने ड्रैगन के सिर पर मुक्का मारा है। अजगर ने दहाड़ते हुए उस आदमी से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जंजीरों ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया। हान सेन फिर से पानी के नीचे छिप गया। ड्रैगन के अलावा वहां उसकी मदद के लिए और कुछ नहीं था। लेकिन तभी ड्रैगन की आज़ादी की नाकाम कोशिशों में जंजीरों को खींचे जाने की आवाज़ सुनकर हान सेन को अचानक एक विचार आया। उसने धारा के साथ तैरने का फैसला किया। ड्रैगन के गुस्से ने पानी में उथल पुथल मचा दी, जिससे हान सेन के लिए अपनी राह पर बने रहना मुश्किल हो गया। अभी वह उन चट्टानों की ओर गोता लगाने की कोशिश कर रहा था जिन पर ड्रैगन की जंजीरें बंधी हुई थीं। 100 मीटर की गहराई तक गोता लगाने के बाद भी वह झील का तल नहीं देख सका, लेकिन उसने देखा कि जंजीरें कहाँ ले जाती हैं। जंजीरें वहां थीं, झील की दीवार में गहराई तक कसी हुई। यह उसके लिए थोड़ा निराशाजनक था। हान सेन को उम्मीद थी कि वहां एक साधारण ताला होगा जिसे वह तोड़ सकता है, लेकिन शायद दीवार के पीछे कुछ और होगा। ताया को हाथ में लेकर हान सेन ने पत्थर पर वार करना शुरू किया, लेकिन चट्टान सख्त थी और उसके लिए तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल था। कुछ देर तक काटने की कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली। तलवार को चट्टान में घुसाने से उसकी सतह पर बस हल्के निशान रह गए। वह बहुत निराश हुआ, इसलिए इस बार उसने चेन को ही काटने की कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन ऐसा करने पर भी ताया सिर्फ हल्की खरोंचें ही छोड़ पाए। फिर भी इससे उसे एक तरकीब सूझी। चेन एक हाथ जितनी मोटी थी और अगर उसने उसे कुछ और बार काटा तो वह टूट ही जाएगी। अपनी पूरी ताकत से हान सेन ने जंजीर पर जितना हो सके उतना प्रहार किया। अजगर को ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई उसकी जंजीरों को कुतर रहा हो, इसलिए उसने खींचना शुरू कर दिया। यक्ष से लड़ते हुए वह क्रोधित दिख रहा था। जरूर यक्ष ने ही उसे यहाँ बंद किया होगा। क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि यक्ष अजगर जितना ताकतवर नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार और भी ताकतवर होता जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी किसी तरह ठीक होने की प्रक्रिया में हो। मुझे जल्दी करनी होगी। अगर यक्ष ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर हो गया तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हान सेन पागलों की तरह तलवार से वार करता रहा। कच्चा हान सेन ने उस पर कुल मिलाकर 1000 बार वार किया, और 1000वें वार में जंजीर की एक अंगूठी टूट गई। जब ड्रैगन ने दोबारा खींचा तो अंगूठी टूट गई। बिना इंतजार किए हान सेन दूसरी जंजीर की ओर तैरा और पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। कुल 6 जंजीरें थीं, तो ऐसा लग रहा था कि उसे सभी तोड़नी ही होंगी। यदि वे एक दूसरे से उतनी ही नफरत करते थे जितनी कि वे करते थे, तो हान सेन दोनों को आपस में झगड़ने की अनुमति दे सकता था, जबकि वह चुपके से भाग जाता। जब ड्रैगन को अपनी एक जंजीर टूटती हुई महसूस हुई तो उसने पहले से भी अधिक जोर से खींचना शुरू कर दिया। रुको, धीरे करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं, है ना? हान सेन ने अपनी तलवार को पूरी पागलपन से घुमाया। काफी कड़ी मेहनत के बाद दूसरी जंजीर को तोड़ा गया। हान सेन ने ताया पर नजर डाली, ये देखने के लिए कि उसकी धार कैसी है। उसे आश्चर्य, खुशी और राहत मिली कि तलवार पहले जैसी ही धारदार थी। जरा सी भी धार नहीं गिरी थी। अगर ये तलवार चट्टानों और धातु की जंजीरों से टकराने से कुंद नहीं हुई है, तो यह अभयारण्यों में कैसे टूटी? हान सेन ने विस्मय से सोचा। जैसे जैसे हान सेन चौथी जंजीर पर काम कर रहा था, ड्रैगन का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। वह आखिरी 2 जंजीरों को खींचता रहा, फिर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। जब हान सेन ने आखिरी 2 जंजीरें काटी तो ड्रैगन दहाड़ता हुआ पानी से बाहर कूद पड़ा। उसका प्रदर्शन अविश्वसनीय और बेहद डरावना था। हान सेन तैरकर सतह पर आ गया और जब उसका सिर बाहर निकला तो पूरी गुफा में हलचल मच गई। गुफा को ढहाने के लिए दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। यक्ष फिर से शक्तिशाली हो रहा है। हान सेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह रुककर उनकी लड़ाई का तमाशा देखे। दोनों में से कौन इस लड़ाई में जीतता है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन दोनों का ध्यान अभी एक दूसरे पर न होता तो शायद दोनों में से कोई एक उसे मार डालता, और अगर गुफा उसके ऊपर गिर भी जाती तो भी वह उनके साथ दबकर वहीं रहने को तैयार नहीं था।
इसलिए वह उड़ता हुआ उसी रास्ते पर वापस चला गया जिस रास्ते से वह खरगोश के पीछे अंदर गया था। उसने पीछे से धमाकों की आवाज़ सुनी और वे इतने तेज थे कि उसके कानों में दर्द होने लगा। लेकिन कुछ देर चलने के बाद शोर कम होने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। जाने के कई अलग अलग रास्ते थे और वे सभी एक जैसे लग रहे थे। वह भूल गया था कि उसने कौन कौन से मोड़ लिए थे। ऊपर की ओर, है ना? बस ऊपर की ओर चलो, इससे मैं वापस सतह पर आ जाऊंगा। हान सेन नदी के साथ ऊपर की ओर बहता रहा। यह विचार भले ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह जिस रास्ते से ऊपर जा रहा था उस रास्ते से नीचे नहीं आया है। कुछ देर लगातार उड़ने के बाद हान सेन को अब पीछे से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन वह काफ़ी देर से नदी में ऊपर की ओर जा रहा था और उसे अभी तक एक भी खरगोश दिखाई नहीं दिया था। मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन कम से कम यक्ष मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। हान सेन ने अपनी जीवन शक्ति छिपा ली और भागने की कोशिश जारी रखी। हान सेन काफ़ी देर तक चलता रहा और आखिरकार नदी का पानी काफ़ी चौड़ा हो गया। उसे आखिरी बार मोड़ देखे हुए काफ़ी समय हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि अब वापस जाने में बहुत देर हो चुकी है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। 50 मील की भूमिगत यात्रा के बाद नदी इतनी चौड़ी हो गई थी कि वह एक सागर जैसी दिखने लगी थी। उसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था और उसकी दृष्टि में बस अंधेरा और पानी की हल्की हल्की लहरें ही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूमिगत सागर खोज लिया हो। धमाका! उस समुद्र से एक विशालकाय राक्षस उछल पड़ा और विशाल लहरें पैदा करता हुआ प्रकट हुआ। हान सेन ने उसे एक चट्टान के किनारे खड़े होकर देखा। आगे जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। वहां और भी बहुत सारे विशालकाय जीव थे। उस समुद्र से तरह तरह के विशालकाय जीव निकले और उसे खुद को चींटी जैसा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जीव पानी पर खेल रहे हों, लेकिन फिर भी हान सेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह समूह के पास जाए। वहां एक चांदी के शल्क वाला जलीय ड्रैगन था, बिल्कुल उसी जैसा जो उसने अभी अभी छोड़ा था। यहाँ इतने सारे ड्रैगन क्यों हैं? हान सेन ने 5 जलीय ड्रैगन गिने, और अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे पानी में एक साथ मस्ती कर रहे हों। हान सेन ने उनकी जीवन शक्तियों का अवलोकन किया और पाया कि उनमें से कोई भी उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि पहली बार उसने यक्ष के साथ सामना किया था। उनके स्वरूप में भी थोड़ा बहुत अंतर था। पहले सफ़ेद एक्वा ड्रैगन के 4 पैर और पंजे थे, पंख नहीं थे। दूसरी ओर इन ड्रैगन के पंख थे, सुंदर चांदी जैसे अर्धपारदर्शी पंख। ये पंख उन्हें उड़ने की क्षमता प्रदान करते थे। यह क्या है? हान सेन ने काले पानी से एक और विशाल समुद्री राक्षस को निकलते देखा। जब उसकी नज़र साफ हुई तो हान सेन चौंक गया। यह एक विशाल सफ़ेद शार्क थी और इसके पंख भी थे। ये ड्रैगन से 2 गुनी बड़ी थी और तैरते समय ऊंची लहरें पैदा कर रही थी जिससे पानी में हलचल मच रही थी। जब पंखों वाला शार्क दिखाई दिया तो चारों ड्रैगन लगभग बच्चों जैसे व्यवहार करने लगे। वे उसके साथ दोस्ताना अंदाज में खेलने लगे। गौर से देखने पर हान सेन ने देखा कि ड्रैगन के पंख शार्क के पंखों से काफ़ी मिलते जुलते थे। और ड्रैगन के दांत शार्क के जैसे थे। इसके अलावा उनके पेट पहले वाले सफ़ेद एक्वा ड्रैगन से ज़्यादा चौड़े थे। वे पश्चिमी ड्रैगन जैसे लग रहे थे। क्या ये सफ़ेद ड्रैगन और शार्क दोनों की संतानें हैं? हान सेन ने मन ही मन सोचा। उसने सोचा कि 1000 साल तक ज़मीन के इतने नीचे फंसे रहने के बाद सफ़ेद अजगर किसी भी मादा प्राणी के साथ संभोग करने को तैयार रहा होगा, और संयोग से वह एक शार्क निकली। उस भूमिगत महासागर के पार ऐसा लग रहा था मानो केवल शार्क ही ड्रैगन की ओर स्वतंत्रतापूर्वक तैर सकती है। वो एक्वा ड्रैगन तो बड़ा ही चुदासा कुत्ता था। अगर तुम शार्क के साथ बच्चे पैदा करने को तैयार हो तो तुम ज़रूर बहुत बेताब होगे। हान सेन मन ही मन हंसा। हान सेन उत्सुकता से सोच ही रहा था कि तभी उसे और भी छींटे पड़ने की आवाज़ें सुनाई दीं। तुरंत ही उसके पास के पानी से एक और जलीय ड्रैगन फूट पड़ा। उसके पंख तो थे, लेकिन शरीर किसी इंसान से ज़्यादा लंबा नहीं था। वह हान सेन के ठीक सामने आ गया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। हान सेन हैरान रह गया, उसे नवजात शिशु देखने की उम्मीद नहीं थी। वह अभी तक बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ था। जलीय ड्रैगन को हान सेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह बस उसे जिज्ञासा से घूर रहा था। वह कल्पना कर सकता था कि उसका दिमाग ये जानने के लिए दौड़ रहा होगा कि वह अजीब प्राणी इंसान क्या है। जाओ खेलो, हान सेन ने हाथ से इशारा किया, ड्रैगन को अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हुए। उसने सोचा, वह यहाँ काफ़ी देर से है और उसे अभी भी यह सोचना है कि सतह पर कैसे लौटना है। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर वह 4 जलीय ड्रैगन और एक माँ शार्क का भी गुस्सा भड़का दे तो क्या होगा। वे वर्ग में पवित्र तो नहीं थे, लेकिन फिर भी शक्तिशाली थे। सफ़ेद जलीय ड्रैगन ने हान सेन के आदेश को गलत समझा। उसने सोचा कि हान सेन खेलना चाहता है, इसलिए उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। हान सेन ने तुरंत उस नन्हे अजगर का मुंह पकड़ लिया और उसे कसकर बंद कर दिया। अगर वह बोलता तो वह मर जाता,
लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि हान सेन खेल रहा है, और इसलिए उसने अपने हाथों से हान सेन को रगड़ा और उसकी त्वचा को महसूस किया। शश, चुप रहो। हान सेन जानता था कि दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जो हमेशा लड़ना नहीं चाहते, और खास तौर पर ज़्यादा बुद्धिमान जीव ही तर्क करने में माहिर होते हैं और देखते ही मार नहीं डालते। धीरे धीरे हान सेन ने अपनी पकड़ ढीली की और ड्रैगन का मुंह छोड़ दिया। अपनी डोंगक्सुआन आभा से उसने उस जगह को ढक दिया ताकि उनकी जीवन शक्ति और गतिविधियां छिप जाएं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ड्रैगन ने उसकी बात समझी भी या नहीं। उसका हाथ हटाने के बाद वह सचमुच कुछ नहीं बोला, और फिर उसने बस हान सेन से अपनी नाक रगड़ी, उत्सुकता से सूंघते हुए। हान सेन ने अपना हाथ उठाया और पीछे हटने लगा। उसे डर था कि अगर अनजाने में ड्रैगन डर गया तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब हान सेन पीछे हट गया तो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह हान सेन का पीछा करता रहा जब तक कि दोनों एक सुरंग तक नहीं पहुंच गए, जो उस भूमिगत समुद्र के उस पार बाकी सभी राक्षसों की नज़रों से दूर थी। तभी हान सेन के मन में एक लालच भरा विचार आया, अगर मैं इसे अपने साथ वापस खींच सकूं तो ये बहुत मददगार हो सकता है। फिर वह पालतू जानवरों की गोलियों की एक शीशी ले आया। उसने एक गोली हाथ में ली और अजगर को दे दी। काफ़ी देर तक सूंघने के बाद ड्रैगन को गोली में दिलचस्पी होने लगी। उसने एक टुकड़ा खाने की कोशिश की और हान सेन का पूरा हाथ ही निगल गया। ये सोचकर कि हाथ से खिलाना खतरनाक हो सकता है, हान सेन ने सुरक्षा के लिए गोली को ड्रैगन के मुंह में डाल दिया। ड्रैगन ने जल्दी से गोली निगल ली और वह और अधिक चाहता था। हान सेन ने जल्दी से ड्रैगन का मुंह फिर से पकड़ा। फिर उसने एक और गोली उठाई और उसे सुरंग में गहराई तक फेंक दिया। हान सेन काफ़ी देर तक ऐसा करता रहा। वह तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि वह ड्रैगन को उस समुद्र से बहुत दूर नहीं ले गया जहां उसने पहली बार उसे देखा था। ठीक है, मैंने उसे वहां से भगा दिया है, लेकिन मैं इस जगह से कैसे निकलूं? हान सेन ने सोचा, जैसे ही उसने किसी ऐसे रास्ते के संकेत के लिए चारों ओर देखा जो उसे सतह तक ले जा सके। हान सेन ने पहले सोचा था कि बहती धारा के साथ चलना ही बेहतर होगा, लेकिन ऐसा करने से वह समुद्र तक पहुंच गया। अब वह एक और सुरंग में प्रवेश कर चुका था जो उसके परिचित स्थान से बहुत दूर थी। वह पूरी तरह से भटक चुका था। मुझे बस चलते रहना होगा। हान सेन ने एक दिशा चुनी और उस पर अड़ा रहा। ड्रैगन ने भी उसका पीछा किया और अधिक पालतू गोलियों की स्पष्ट इच्छा व्यक्त की। हान सेन के पास केवल 2 बोतलें थीं और उसने वे सभी पहले ही ड्रैगन को दे दी थीं। कुछ देर चलने के बाद अजगर ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। पालतू जानवरों की गोलियां न मिलने पर वह वापस लौटना चाहता था। मत जाओ। हान सेन ने ड्रैगन पर पालतू जानवरों की गोलियों की 2 बोतलें खर्च कर दी थीं, इसलिए वह उसे छोड़कर जाने से संतुष्ट नहीं था। अगर उसे किसी चीज़ में निवेश करना था तो उसे उचित रिटर्न की गारंटी देनी होगी। लेकिन एक बार ड्रैगन ने हान सेन की आज्ञा को अनसुना कर दिया और वह वापस समुद्र में चला गया। हान सेन ने भालू का खून खोला और कहा, मेरे पास और कोई पालतू जानवरों की गोलियां नहीं हैं, बस इसकी एक खुशबू ले लो। ये चीज़ और भी अच्छी है। अजगर ने उसे सूंघा, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं हुई। वह वापस तैरता रहा। हान सेन ने इस बार पानी की एक बूंद बुलाई और विनती की, मत जाओ। तुम भी इसे आजमा कर देखो तो कैसा रहेगा। सफ़ेद अजगर ने पानी की बूंद को सूंघा और चाटा। अच्छा लड़का, अब अगर तुम मेरे पीछे आओ तो और भी बहुत कुछ मिलेगा। हान सेन ने ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरा, उम्मीद करते हुए कि ड्रैगन भी उसके पीछे आएगा। लेकिन तभी हान सेन को उनके पीछे नदी से पानी की छपाकों की आवाज़ सुनाई दी। एक चांदी के तराजू वाला नीला ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसकी लालटेन जैसी चमकीली आंखें उस पर टिकी थीं। जब उनकी नज़रें मिली तो हान सेन ठिठक गया। चांदी के शल्क वाला जलीय ड्रैगन घायल था और वह पहले वाला ही था। ऐसा लग रहा था मानो यक्ष के साथ उसकी लड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त रही हो। लेकिन घायल होने के बावजूद अगर वह फिर भी उससे लड़ना चाहता तो हान सेन सुपर किंग स्पिरिट मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, न ही उसे हराने की उम्मीद कर सकता था। ये बच्चा प्यारा है। हान सेन ने छोटे ड्रैगन के सिर पर थपथपाया और अजीब सा दिखने लगा। ये सब वह छिपाने की कोशिश में था कि वह क्या कर रहा था। दहाड़! चांदी का ड्रैगन हान सेन पर दहाड़ा। थूक और हवा के झोंके ने हान सेन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। अब उस पर जमी लार से उसे उल्टी होने लगी और मछली की भयंकर दुर्गंध उसके शरीर में फैलने लगी। हान सेन ने सोचा कि यह लड़ने की ज़रूरत का संकेत है, लेकिन ड्रैगन ने बस दहाड़ लगाए। उसने और कुछ नहीं किया, और शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे पहले ही कैद से आज़ाद कर दिया था। बच्चा सफ़ेद अजगर खुशी से दौड़कर चांदी के अजगर के पास गया और उसकी पीठ पर कूद गया। फिर वह भी दहाड़ा। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम दोनों फिर से एक हो गए। वह इन सुरंगों में खोया हुआ लग रहा था, और खैर मुझे एक काम है, मुझे चलना चाहिए। हान सेन को उम्मीद थी कि दोनों के फिर से साथ आने के बाद वह चुपके से निकल जाएगा। लेकिन तभी ड्रैगन जैसी सांसों के एक और झोंके ने हान सेन को उसके पैरों से गिरा दिया और उसे सुरंग की दीवार से टकराकर गिरा दिया।
उसके पूरे शरीर पर लार की एक नई परत जम गई। चांदी के ड्रैगन ने हान सेन को एक आखिरी नज़र से देखा, फिर छोटे सफ़ेद ड्रैगन को अपने ऊपर लेकर समुद्र में लौट गया। चांदी के ड्रैगन की पीठ से सफ़ेद ड्रैगन भी आखिरी बार हान सेन पर चिल्लाने के लिए मुड़ा। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हान सेन फिर अपने शरीर से लार के कण पोंछने लगा। फिलहाल उसे बस इस बात की खुशी थी कि चांदी के अजगर ने उसे छोड़ दिया था और अब किसी और लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ड्रैगन वापस आ गया तो इसका मतलब होगा कि वह जीत गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह यक्ष मारा गया होगा। हान सेन को उम्मीद थी कि वह मर चुका होगा, क्योंकि तभी वह सचमुच सुरक्षित होगा। हान सेन सुरंगों से गुजरता रहा और पानी की धाराओं का पीछा करता रहा, इस उम्मीद में कि कोई उसे सतह तक ले जाएगी। नदियां अभी भी बहुत लंबी थीं और भूलभुलैया अभी भी उसके लिए इतनी जटिल थी कि वह उसमें से रास्ता नहीं निकाल सकता था। वह बस एक दिशा का अंदाज़ा लगा सकता था और अच्छे की उम्मीद कर सकता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी अचानक हान सेन को एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। उसे राहत मिली जब उसने देखा कि यह लाल आंखों वाला खरगोश राजा था। हान सेन बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। ये पहली बार नहीं हो सकता था कि खरगोश यहाँ आया हो, और निश्चित रूप से वह भी उसकी तरह भटका हुआ नहीं होगा। खरगोश का पीछा करके उसने सोचा कि शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। खरगोश राजा कहीं जा रहा था और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए हान सेन उत्सुकता से उसका पीछा कर रहा था। काफी देर तक चलने के बाद अंततः उसे अन्य खरगोश मिले और इससे उसे पता चल गया कि वह जल्द ही उस जगह से मुक्त हो जाएगा। खरगोश आखिरकार उसे गुफाओं से बाहर ले आया और एक बार फिर हान सेन ने खुद को पहले वाली घाटी में पाया। हालांकि वह जिस रास्ते से अंदर गया था उससे अलग रास्ते से बाहर आया था, लेकिन गुफा से बाहर निकलने के बाद हान सेन की भौहें तन गईं। चारों ओर अनगिनत मरे हुए खरगोशों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सभी लाशों के सिर में छेद था, मानो उनके सिर में किसी चीज़ ने छेद करके सिर्फ दिमाग ही खा लिया हो और कुछ नहीं। लाशों को बस सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या ये यक्ष का काम है? क्या यक्ष मारा नहीं गया? हान सेन को लगा जैसे उसकी मौजूदगी ने वहां एक गहरी छाप छोड़ दी हो और इससे वह सिहर उठा। हालांकि वह इस सोच से निराश था कि वह आदमी शायद अभी भी जिंदा हो, लेकिन उसे पता था कि अब उसे और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। खुशकिस्मती से हान सेन उसे आसपास महसूस नहीं कर पाया। वह शायद उस इलाके से निकल गया होगा और इसके लिए हान सेन शुक्रगुजार था। तभी मानो बहुत परेशान होकर हान सेन ने देखा कि सफ़ेद खरगोश सभी मारे गए खरगोशों के बीच उछल कूद कर रहा है। उस जीव के लिए बुरा महसूस करते हुए उसने उसे उठाने का फैसला किया। मेरे पीछे घर चलो, कम से कम तुम्हें मारे जाने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। हान सेन ने खरगोश को पकड़ लिया और घाटी से बाहर चला गया। खरगोश बेकार लग रहा था, पर कम से कम वह उसे एक पालतू जानवर की तरह अपने पास तो रख सकता था। इस बेढंगे खरगोश को यहाँ छोड़ देने से वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। हान सेन वापस आश्रय की ओर चला गया, लेकिन वापसी के दौरान वह लगातार सतर्क रहा। वह यक्ष से दोबारा नहीं टकराना चाहता था और खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हान सेन ने यक्ष के डर से, जो उसे खत्म करने का मौका ढूंढने की कोशिश करेगा, आश्रय छोड़ने की हिम्मत नहीं की। फिलहाल वह अपने डोंगशुआन सूत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और उसके जीन लॉक को और खोलना चाहता था। अब उसके पास 4 जीन लॉक खोलने की क्षमता थी। उसकी फिटनेस का स्तर काफी बढ़ गया था और उसने जीन लॉक खोलने की उसकी क्षमता को तेजी से पीछे छोड़ दिया था। वह रूबिक्स क्यूब हाथ में लेकर टेलीपोर्टर में दाखिल हुआ। उसे हैरानी हुई कि वह उसे अपने साथ ले आया। उसने कंप्यूटर को स्कैन किया और अपने कंप्यूटर को यह पता लगाने का काम सौंपा। यह उसके लिए बेहद मुश्किल काम होता, इसलिए उसके लिए कंप्यूटर को ही इसे सुझाने देना कहीं ज़्यादा आसान था। कुछ ही देर बाद रूबिक्स क्यूब बनकर तैयार हो गया। इसके 6 पहलू थे, जिनमें से हर एक पर एक अलग तस्वीर और किसी प्राचीन भाषा के शब्द अंकित थे। हर तस्वीर में एक अलग नंगी औरत थी और हर एक के शरीर पर लाल और नीली रेखाएं खींची हुई थीं। वे लगभग धमनियों और शिराओं जैसी थीं, लेकिन करीब से देखने पर तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती थीं। हान सेन को नहीं पता था कि उन पंक्तियों का क्या मतलब है, लेकिन वे प्राचीन शब्द इतने छोटे थे कि वह उन्हें देख नहीं पा रहा था और उन्हें पढ़ने के लिए उसे जूम इन करना पड़ा। प्राचीन शब्द डोंगशुआन सूत्र के समान थे। सौभाग्य से उसने हाल ही में प्राचीन भाषाओं का अध्ययन और सीखकर समय बिताया था। सौभाग्य से अब वह इसे पढ़ सकता था। रूबिक्स क्यूब पर लिखे शब्दों को पढ़कर हान सेन का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। वह उलझन में था। यह एक प्राचीन क्यूई गोंग था जो पहेली पर लिखा हुआ था और इसे वेडिंग ग्रास्किल कहते थे। क्यूई गोंग शक्तिशाली प्रतीत होता था और इससे 10 जीन लॉक खोलने थे, लेकिन ये डोंगशुआन सूत्र से अलग था क्योंकि इसका केवल एक ही कार्य था और चाहे कितने भी जीन लॉक खुले हों, यह एक ही स्तर पर बना रहता था।
नए स्तरों तक पहुंचने और अधिक जीन लॉक खोलने के बाद डोंगशुआन सूत्र अपने उपयोगकर्ता को नए कौशल और पहले से मौजूद बेहतर कौशल प्रदान करता था। इसलिए वेडिंग ड्रेस स्किल वास्तव में काफ़ी अलग था। फिर भी ये डोंगशुआन सूत्र की तुलना में स्पष्ट रूप से एक सुधार था। वेडिंग ड्रेस स्किल से खोले जा सकने वाले जीन लॉक की अधिकतम संख्या 10 थी। हालांकि डोंगक्सुआन सूत्र में इससे ज़्यादा जीन लॉक थे और यही अंतर था। एक पारंगत के रूप में वेडिंग ड्रेस स्किल स्पष्ट रूप से सबसे बेहतरीन थी जो आप प्राप्त कर सकते थे। केवल 5 ज्ञात हाइपर जीनो आर्ट थे जो कम से कम 10 जीन लॉक खोलने की अनुमति दे सकते थे। उन 5 कौशलों में डोंगशुआन सूत्र या रक्तनाड़ी सूत्र भी शामिल नहीं थे। लेकिन अब एक और कौशल था और उसे विवाह वस्त्र कौशल कहा जाता था। हालांकि यह एक अजीबोगरीब हुनर था। ऐसा कहा जाता था कि केवल महिलाएं ही इसका अभ्यास कर सकती हैं और वह भी केवल कुंवारी लड़कियां ही। इससे भी अजीब बात यह थी कि अगर कोई महिला इसे सीख रही होती तो वे सीधे 10वें जीन लॉक पर पहुंच सकती थी, अगर इसका मतलब ये होता कि जीवन मरण की राह पर चल रहा पुरुष सफल हो जाए। लेकिन उसके बाद ये कौशल नष्ट हो जाता और इसे सीखने की स्मृति भी मिट जाती।